हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती की इयत्ता 9वीं यानी कक्षा 9वीं इस पाठ्य पुस्तक का छठा पाठ, जो कि एक कविता है, बिन भिंतीची शाळा, इसका स्वाध्याय। प्रश्न पहिला, अ, आकृती पूर्ण करा। कवितेतून तुम्हाला कळलेले निसर्गातले गुरु। प्रश्न पहला अ, इसका मतलब ये है आकृति पूर्ण करें, आकृति पूरी करो। और कौन सी आकृति? कविता में निसर्ग में जो गुरु है हमें पढ़ाते हैं, वो हमें लिखना है, कौन कौन गुरु है। तो जरूरी नहीं है कि इसका उत्तर हम आकृति में ही लिखेंगे। इस प्रकार की आकृति में हम अपना उत्तर बना के लिख सकते हैं। तो देखते हैं इसका उत्तर। देखो बच्चों, ये है प्रश्न पहला अ का उत्तर। इसमें पूछा गया कवितेतून तुम्हाला कळलेले निसर्गातले गुरु। कौन कौन गुरु है हमारे निसर्ग के? एक झाड़े, दूसरा वेली, तीसरा पशु और चौथा पाखरे। तो ये है निसर्ग के गुरु। आ में कहा गया है तख्ता पूर्ण करा। तख्ता यानी ये जो नीचे दिया है हमें, ये सारा चीज, इधर निसर्ग के घटक दिए हैं और इधर त्यांच्यापासून माणसाने काय शिकावे, यानी ये निसर्ग के जो घटक है इनसे हमने क्या सीखना चाहिए, वो यहाँ पे लिखने हैं हमें। तो देखते हैं इसका उत्तर। देखो बच्चों, उत्तर निसर्गातील घटक है झाड़े। त्यांच्यापासून माणसाने काय शिकावे? पेड़ों से हम क्या सीखते हैं? परोपकार। दूसरा घटक है पाखरे, इनसे हम सीखते हैं स्वातंत्र्य। तीसरा है मूंग्या यानी चींटी, इनका गुण है शिस्त प्रियता, इनसे हम शिस्त प्रियता सीखते हैं। चौथा है भूंगे यानी भंवर, भौरा, और इनसे हम सीखते हैं आनंदी रहने यानी आनंदित रहना। और पांचवा है मधमाशा यानी मधुमक्खी, इनसे हम सीखते हैं कष्ट करना, संचय करना, कष्ट करने, संचय करने। ये है उसका उत्तर। अब देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा है योग्य जोड्या जुड़वा। जोड़ी लगाना है। इधर दिया है निसर्गातील घटक और इधर दिए हैं उनके कार्य, तो इनकी जोड़ी लगाना है। चलो हम लगाते हैं जोड़ी। मुंग्या बंगला उभारतात, भुंगे सूर ऐकवतात, फुलपाखरू इकडून तिकडे उड़तात, और चौथा मधमाशा मोहर बांधतात। तो ये जोड़ी हमने यहाँ लगा ली है। अब देखते हैं हम प्रश्न, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न दूसरे का आ। खालील मुद्द्यांच्या आधारे तुमची शाळा व बिनभिंतीची शाळा यामधील तुलना करा। यानी ये नीचे मुद्दे दिए हुए हैं, इमारत, शिक्षक और ये विद्यार्थी, और इन मुद्दों के आधार पर तुमची शाळा यानी तुम्हारी शाला और बिनभिंतीची शाला, इसमें क्या करना है? हमें तुलना करना है। चलो देखते हैं इसका उत्तर। उत्तर मुद्दा है इमारत, तुमची शाला विटा व सीमेंट, यानी हमारी शाला कैसी होती है? ईंटों की और सीमेंट की बनी हुई। बिन भिंतीची शाला उघड़ी, बिन भिंती की यानी बिन दीवार की शाला कैसी होती है? ओपन होती है, खुली होती है। दूसरा है शिक्षक, तुमची शाळा माणसे। तुम्हारी स्कूल में शिक्षक कौन होते हैं? माणसे यानी मनुष्य होते हैं, और मेल फीमेल। और बिन भिंतीची शाळा, इसमें टीचर यानी शिक्षक कौन होता है? निसर्गातील वस्तू। तीसरा है विद्यार्थी, हमारे स्कूल में विद्यार्थी मुले यानी मुली यानी लड़के और लड़कियां होती हैं। और बिन भिंतीची शाळा, इसमें विद्यार्थी होते हैं सर्वजन यानी सभी लोग। इसमें सभी लोग में छोटे बच्चे भी आ गए और बड़े भी आ गए, वृद्ध भी आ गए, सब कुछ सर्वजन। अब देखते हैं हम प्रश्न दूसरे का ई। छोटी ई, कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या शोधून लिहा। यहाँ पे ये दिया है, रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ये देखो, ये 1 2 3, और यहाँ यमक जुड़नाऱ्या जोड्या हमें क्या करना है? कविता से ढूंढना है और लिखना है। देखो
कैसे होती है यमक जुळणे वाली जोडी? देखो बच्चों, यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या, ये मैंने यहाँ उत्तर लिखा है। जैसे कविता में आया है गुरु करू, गुरु करू, मुंग्यांचा भुंग्यांचा, वोहळ मोहळ, न्हाऊ पोहू। तो ये है कविता की यमक जुड़ने वाली जोड़ी। अभी दूसरे प्रश्न का बड़ा ई वाला प्रश्न देखते हैं। हाँ, बड़ा ई, गटात न बसनारा शब्द ओळखा, यानी ग्रुप में न बैठने वाला शब्द हमें पहचानना है। पहला नंबर, झाड़े, वेली, पशु और रोप, ये 4 शब्द हमें दिए हुए हैं। तो इसमें से हमें इस गट में न बैठने वाला शब्द कौन सा है पहचानना है। झाड़े यानी वनस्पति है, वेली यानी वनस्पति है, रोप यानी भी वनस्पति है, रोप यानी छोटा सा पौधा, लेकिन पौधे का बीज जो अंकुरित होता है उसे रोप बोलते हैं। लेकिन पशु ये जो है ये कोई वनस्पति नहीं, तो इस ग्रुप में न बैठने वाला शब्द कौन सा हो गया, पशु। अब दूसरा, सकाळ, दोपहर, सायंकाळ, दिवस। देखो इसमें ग्रुप में न बैठने वाला शब्द है दिवस। कैसे है, इस दिवस के ये क्या है, प्रहर है। सकाळ, दोपहर और सायंकाळ इस दिवस के ये प्रहर है, लेकिन ये क्या है, दिवस, तो ये इस ग्रुप में बैठने वाला शब्द नहीं है। तो ये दिवस क्या हो गया, गटात न बसणारा शब्द। तीसरे में, चंद्र आकाश में होता है, चांदन्या, चांदनी भी आकाश में होती है, आकाश ये भी इनसे जुड़ा हुआ है, लेकिन वारा जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे पृथ्वी पर होता है। ये आकाश से संबंधित, चंद्र चांदने इससे संबंधित नहीं है, इसलिए ये गटात न बसणारा शब्द हो गया यहाँ वारा। झाड़े, चौथा देखो, झाड़े, फुलपाखरू, मधमाशी, मूंगे। इसमें फुलपाखरू एक कीटक है, मधमाशी ये भी एक कीटक है, मूंगी ये भी एक कीटक है, लेकिन झाड़े ये क्या है, वनस्पति है। तो इस कीटक के ग्रुप में न बैठने वाला शब्द है झाड़े। तो गटात न बसनारा शब्द ओळखा, ये प्रश्न अभी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा। प्रश्न तीसरा है स्वमत यानी अपना मत, यहाँ बताना है। उसमें से एक, कवितेच्या शीर्षकाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्वभाषेत लिहा। यानी कविता का शीर्षक जो है बिन भिंतीची शाळा, इसका आपको जो अर्थ समझा है वो अपनी भाषा में आपको लिखना है। आपण शाळेत 4 भिंतींच्या आत शिक्षण घेतो। बिन भिंतीच्या शाळेत आपण निसर्गरम्य वातावरणात उघड्यावर स्वच्छंदीपणे शिकतो। इथले शिक्षक म्हणजे झाडे, वेली, पशु, पाखरे हे असतात। म्हणजे ह्यांच्यापासून आपण बरेच काही जे शाळेत शिकविले जात नाही ते शिकतो। उदाहरणार्थ, झाडांपासून परोपकार हा गुण शिकतो, मुंग्यांपासून बंगला कसा बांधायचा, भुंग्यांपासून आनंदाचा आस्वाद कसा घ्यायचा, फुलांपासून विविध रंग, फुलपाखरांपासून स्वच्छंदता, मधमाशांपासून मेहनत करणे हे आपण शिकू शकतो। निसर्गातील प्रत्येक सजीव व निर्जीव वस्तू आपल्याला काही ना काहीतरी शिकवण देत असते। येथे प्रवेश फी नसते, अभ्यास व परीक्षा नसते, बंधन नसते, अशा प्रकारची ही बिनभिंतीची शाळा आहे। तो इसका मैं आपको हिंदी में भी एक बार अर्थ बताती हूँ उत्तर का। देखिए, प्रश्न है हमारा कि कवितेच्या शीर्षकाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ स्वभाषेत लिहा। कविता का शीर्षक जो है बिनभिंतीची शाळा, इसका हमें जो अर्थ समझ में आया वो लिखना है। वो लिखा है यहाँ पे, शाळेत 4 भिंतीच्या आत शिक्षण घेतो आपण। स्कूल में हम क्या करते हैं, 4 दीवार के अंदर शिक्षा लेते हैं, लेकिन बिन दीवार के स्कूल में हम निसर्ग रम्य वातावरण में खुले आसमान के नीचे स्वच्छंदता से पढ़ते हैं। और यहाँ के शिक्षक और गुरु कौन होते हैं, वृक्ष, लताएं, पशु यानी जानवर और पक्षी, ये इनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं।
जैसे कि पेड़ों से हम परोपकार ये गुण लेते हैं। मूंगी यानी चींटी से हम बंगला कैसे बांधा जाता है। भूंगा यानी भंवर से हम आनंद का आस्वाद कैसे लेते हैं। फूलों से विविध रंग और फुलपाखरू यानी तितलियों से हम स्वच्छंदता ये गुण लेते हैं। मधमाशी यानी मधुमक्खी से मेहनत करना ये हम सीखते हैं। और निसर्ग के प्रत्येक सजीव और निर्जीव वस्तु जो है हमें कुछ न कुछ क्या करता है, सिखाता रहता है। यहाँ कोई फीस नहीं लगती है, यहाँ कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, यहाँ कोई परीक्षा नहीं रहती है, कोई भी बंधन नहीं। तो इस प्रकार की ये बिन दीवार की स्कूल है। तो ये हमारा क्या हो गया शीर्षक का हमें जैसे समझ में आया वो हमारी भाषा में लिखा हुआ अर्थ। अब हम देखते हैं स्वमत का दूसरे नंबर का प्रश्न। दूसरा नंबर का प्रश्न है, निसर्गातील घटकांपासून मिळणारा आनंद तुमच्या शब्दात लिहा। यानी निसर्ग के जो घटक हैं उसमें से हमें जो आनंद मिलता है वो हमारे शब्दों में हमें लिखना है। देखते हैं उत्तर। देखो बच्चों, उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, निसर्गात ऋतूनुसार बदल होत राहतात, त्याचा आस्वाद व आनंद आपण घेऊ शकतो। जसे पावसाळ्यात आपण आकाशातील ढग, विजांचा गडगडाट व पावसाचा आनंद घेऊ शकतो। वसंत ऋतूत सर्व सृष्टी नवीन व टवटवीत होते। पावसाळ्यात शेतात हिरवे हिरवेगार दिसते। हिवाळ्यात थंडीची मजा घेता येते। धुक्याचा आनंद लुटता येतो। पक्ष्यांची किलबिल ऐकून मन प्रसन्न होते। अशा प्रकारे आपण आनंद घेऊ शकतो। हिंदी में भी इसका अर्थ बताती हूँ आपको। देखो, प्रश्न है कि निसर्ग के घटक से हम आनंद कैसे लूटते हैं, अपने शब्दों में लिखना है। तो हम निसर्ग में ऋतु के अनुसार जो बदल होते रहते हैं उसका आस्वाद और आनंद ले सकते हैं। जैसे कि पावसाड़ा यानी वर्षा ऋतु में हम आकाश में जो बादल होते हैं, बिजलियाँ चमकती हैं, उनकी जो आवाज़ होती है बादलों की, और बारिश का जो आनंद है वो हम ले सकते हैं। बसंत ऋतु में सब सृष्टि जो है नई दिखती है, बिल्कुल ऐसे लगता है कि धुल गई है। और बारिश में खेत में हरा हरा सा दिखता है, सारी फसल हरी हरी दिखती है। ठंडियों में हम ठंड का मज़ा ले सकते हैं। और धूके यानी कोहरा का आनंद ले सकते हैं। पक्षियों की किलबिल आवाज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, वो सुन के हमारा मन प्रसन्न होता है। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, निसर्ग के घटक से आनंद लेते हैं। तो ये हो गया दूसरे का उत्तर। अब प्रश्न तीसरे का तीसरा देखते हैं। प्रश्न तीसरे का तीसरा प्रश्न है, निसर्ग हाच आपला खरा गुरु आहे, हे विधान सोदाहरण स्पष्ट करा। कि निसर्ग ही हमारा सच्चा गुरु है। ये जो विधान है ये हमें सोदाहरण यानी उदाहरणों के साथ स्पष्ट करना है। चलो देखते हैं इसका उत्तर। देखो बच्चों, उत्तर, निसर्गातील प्रत्येक वस्तू आपल्याला काही ना काहीतरी शिकवत असते। झाडे आपल्याला परोपकाराची भावना शिकवतात। मधमाशी आपल्याला मेहनत करण्यास शिकवते। सूर्य रोज उगवतो व मावळतो, तो आपल्याला नियमितपणा शिकवतो। हवा आपल्याला स्वच्छंदीपणे राहण्यास शिकवते। फुलपाखरे सुद्धा आपल्याला स्वच्छंदीपणे राहण्यास शिकवितात। शेतातून मिळालेले धान्य आपली भूक शमविते। नद्यांचे पाणी आपली तहान भागवते। अशा प्रकारे निसर्ग हाच आपला गुरु आहे हे स्पष्ट होते। हिंदी में बताती हूँ। प्रश्न है कि निसर्ग यही हमारा सच्चा गुरु है, उदाहरण देके हमें स्पष्ट करना है। तो कैसे निसर्ग हमारा गुरु है, सच्चा गुरु है, देखते हैं उत्तर। निसर्ग में हर एक चीज़ हमें कुछ न कुछ सिखाती रहती है। झाड़े यानी वृक्ष हमें सिखाते हैं परोपकार, और परोपकार की भावना। मधुमक्खी हमें सिखाती है मेहनत करना, कष्ट करना। सूरज रोज उगता है और उसका अस्त भी होता है, इससे हम नियमितता ये गुण सीखते हैं। हवाएं हमको स्वच्छंदता से रहना सिखाती हैं। फुलपाखरे यानी तितलियाँ हमें स्वच्छंदता से रहना सिखाती हैं। और खेत से जो अनाज मिलता है वो हमारी भूख भगाता है। नदियों का पानी हमारी प्यास भगाता है। और इस प्रकार से निसर्ग ही हमारा क्या है, सच्चा गुरु है।
ये हमने स्पष्ट कर दिया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा व्याकरण से संबंधित भाषाभ्यास। खालील शब्द समूहांपासून सामासिक शब्द तैयार करा। पिछले पाठ में भी हमने सामासिक शब्द इसका अभ्यास किया था, समास सामासिक शब्द का। अब देखते हैं, इसमें एक शब्द समूह दिए है इस साइड में, और इस साइड में हमें क्या करना है, सामासिक शब्द तैयार करना है। तो ये किताब में लिखे हुए नहीं है, ये मैंने अभी बना के यहाँ आपको समझाने के लिए लिख के रखे। ज्ञान रूपी अमृत ये शब्द समूह है। कौन सा शब्द समूह है? ज्ञान रूपी अमृत। तो इसका एक सामासिक शब्द कौन सा बनता है? ज्ञानामृत। 5 आरत्यांचा समूह, इसका सामासिक शब्द बनता है पंचारती। प्रत्येक घरी यानी घरोघरी। लंब आहे उदर ज्याचे असा तो लंबोदर यानी गणपती बाप्पा। गुरु आणि शिष्य, तो इसका सामासिक शब्द बनता है गुरु शिष्य। तो ये मैंने यहाँ पे आपको सामासिक शब्द बना के दिखाए हैं। समासात कमीत कमी 2 शब्द असावे लागतात। देखो समास किस प्रकार से होता है, किसको समास बोलते हैं। तो समास में कम से कम 2 शब्द होना चाहिए। जैसे यहाँ दिया है ना ज्ञानामृत, तो ज्ञानामृत में ज्ञान और अमृत ये 2 शब्द है। ये देखिए आप यहाँ पे ज्ञानामृत है ना, तो 2 शब्द समास में होने चाहिए। त्याला पद असे म्हणतात, उसको क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। त्या 2 पदांपैकी कोणत्या पदाला प्राधान्य आहे यावरून समासाचे प्रकार ठरतात। तो इसमें 2 पद होते हैं, जैसे कि ये ज्ञानामृत शब्द है यहाँ पे, इसमें ज्ञान और अमृत क्या है, ये 2 पद है ना। इन 2 पदों में से पहला पद यानी ज्ञान है और दूसरा पद यानी अमृत है ना। तो इन 2 पदों में से कौन सा पद मुख्य है, प्राधान्य यानी महत्वपूर्ण है, और कौन सा गौण है, गौण यानी कमी महत्वपूर्ण है, तो उससे क्या होता है, समास का प्रकार डिसाइड होता है। देखो नीचे पद, प्रधान या गौण, गौण यानी कमी महत्वाची, और समासाचे नाव ये जानकारी दी है। पहले पद यानी पहला पद जिसका प्रधान होता है यानी मुख्य होता है, महत्वपूर्ण होता है, तब कौन सा समास होता है? उस समास का नाम है अव्ययी भाव समास। दूसरा पद यानी जैसे कि ज्ञान और अमृत, ये शब्द हमने यहाँ से लिया है। तो ज्ञान और अमृत में अगर पहला पद ज्ञान है, पहला पद ज्ञान है और ये प्रधान यानी मुख्य है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो तब कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। लेकिन क्या बोला दूसरे में? दूसरा पद अगर प्रधान है यानी ज्ञानामृत में से अमृत ये दूसरा पद है, तो अमृत अगर ये दूसरा पद प्रधान यानी मुख्य है, ज़्यादा महत्व का है, तब कौन सा समास होता है? तत्पुरुष। दोनों पदे प्रधान, जैसे ज्ञानामृत में ज्ञान और अमृत ये दोनों पद क्या है? प्रधान यानी महत्वपूर्ण है, दोनों पदों का महत्व है, तब होता है द्वंद्व समास। तो ये समास की आपको एक पहचान यहाँ बताई है कि कौन सा पद प्रधान और कौन सा पद गौण होने से क्या होता है, कौन सा समास बनता है। और भी है, एक बच्चा है चौथा, दोनों पद गौण बहुग्रीवी समास। जैसे कि हमने ज्ञान और अमृत ये 2 पद हैं, तो इसमें से ध्यान भी कैसा है? गौण यानी कम महत्वपूर्ण है, और अमृत भी कैसा है? गौण है यानी कम महत्वपूर्ण है, तब कौन सा समास होता है? बहुग्रीवी। समझ में आया ना बच्चों? देखो फिर से एक बार बताती हूँ। पहले पद प्रधान अव्ययी भाव, ध्यान और अमृत में ध्यान अगर प्रधान है तो अव्ययी भाव। दूसरे पद प्रधान, दूसरा पद महत्वपूर्ण है तो तत्पुरुष। दोनों पद प्रधान यानी महत्वपूर्ण है तो द्वंद्व समास, और दोनों पद गौण यानी कम महत्वपूर्ण है तो बहुग्रीवी समास होता है। तो या वर्षी आपल्याला अव्ययी भाव व द्वंद्व हे 2 समास समजून घ्यायचे आहेत। इस साल में
9th क्लास की किताब में आपको केवल 2 समास अभ्यास में है, एक है अव्ययी भाव और दूसरा है द्वंद्व समास। तो उसमें से इस पाठ में पहला अव्ययी भाव का वर्णन किया हुआ है। देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास वैशिष्ट्य। अब इसकी विशेषताएं क्या होती है अव्ययी भाव समास की, पहले बताया है और फिर से एक बार। पहिले पद महत्वाचे असून ते बहुधा अव्यय असते। इसके पहले हम पढ़ लिया है कि पहला पद क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है, लेकिन महत्वपूर्ण तो होता है लेकिन वो और कैसे होता है, अव्यय। अव्यय पढ़े हैं ना, 4 अव्यय होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, उभयान्वयी अव्यय, केवल प्रयोगी अव्यय और शब्दयोगी अव्यय। इसमें से पहला पद क्या होता है अव्ययी भाव समास में, महत्वपूर्ण, और वो होता है अव्यय। इन चारों में से एक अव्यय होता है। दूसरा इसका विशेषता है संपूर्ण सामासिक शब्द क्रिया विशेषण अव्ययाप्रमाणे काम करतो। इसमें जो सामासिक शब्द होता है अव्यय तो होता है, लेकिन अव्यय तो 4 हैं, उभयान्वयी, केवल प्रयोगी, क्रिया विशेषण अव्यय और शब्दयोगी। तो इन चारों में से इसकी विशेषता ये है अव्ययी भाव समास की कि वो क्रिया विशेषण अव्यय जैसा होता है। कैसे होता है, क्रिया विशेषण अव्यय जैसा वो काम करता है। दिखने में वो दिखेगा नहीं कि ये क्रिया विशेषण अव्यय है, लेकिन जब हम उसको वाक्य में पढ़ेंगे तो हमें पहचान उसकी लगेगी कि वो क्रिया विशेषण अव्यय जैसा है। तो ये उसकी एक विशेषता है। और इसमें आ, यथा, प्रति वगैरह उपसर्गांना संस्कृतात अव्यय म्हणतात। इसमें ये जो दिया गया आ, यथा, प्रति, इस प्रकार के जो उपसर्ग होते हैं इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं, अव्यय बोलते हैं। अब उदाहरण देखो, गरजूंना यथाशक्ति मदद करावी। देखो यहाँ मैंने लिख के रखा था, ये थोड़ा सा मिट गया है यहाँ पे। गरजूंना यथाशक्ति मदद करावी, ये उदाहरण है। हाँ, इसमें यथा, यहाँ यह लिखा हुआ है, यथा प्लस शक्ति बरोबर क्या होता है, इसका अर्थ शक्ती प्रमाणे। त्या गावात जागोजागी वाचनालये आहेत, यानी उस गांव में जागोजागी यानी जगह जगह पर क्या है, वाचनालय है। जागोजागी इस का विग्रह किया है हमने, जागोजागी इस शब्द का इस समास में, जागो प्लस जागी और यानी इसका अर्थ है प्रत्येक जागी। क्रांतिकारकांनी आमरण कष्ट सोसले, आमरण, आ प्लस मरण यानी मरणापर्यंत, मरे तक, है ना। तो जागोजागी, घरोघरी यासारख्या शब्दात अव्यय दिसत नसले तरी त्याचा विग्रह अव्ययासारखा केला जातो। इसमें आपको यही स्पष्ट करके बताया गया है कि ये जागोजागी है और यहाँ पे जागोजागी है और घरोघरी है, आमरण, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं अव्यय होते हैं, इसमें हमें अव्यय नहीं दिख रहा है, लेकिन इनका हम जब विग्रह करेंगे तो विग्रह कैसे होता है, अव्यय के जैसा ही होता है। म्हणून अशा शब्दांचा समावेश अव्ययी भाव समासात केला जातो। इसीलिए इस प्रकार के शब्दों का समावेश किसमें करते हैं, अव्ययी भाव समास, ये जो समास का एक प्रकार है उसमें करते हैं। अब देखो, खालील शब्द समूहांबद्दल सामासिक शब्द तयार करा। ये शब्द समूह दिए हैं हमें विधीप्रमाणे, प्रत्येक गल्लीत, चुकीची शिस्त, धोक्याशिवाय और प्रत्येक दारी, ये शब्द समूह दिए हैं। तो इसका हमें क्या करना है, सामासिक शब्द बनाना है। हाँ तो बच्चों देखो, इसमें विधि प्रमाणे इसका होता है यथाविधि, प्रत्येक गल्लीत, गल्लोगल्ली, चुकीची शिस्त, बेशिस्त, धोक्याशिवाय, बिनधोक, प्रत्येक दारी, दारोदारी। तो ये शब्द समूह के सामासिक शब्द अपने बन गए। आगे का प्रश्न देखते हैं। खालील सामासिक शब्दांचा विग्रह करा। ये सामासिक शब्द दिए हैं और इधर हमें विग्रह करना है। तो सामासिक शब्द है पहला यथामति, इसका विग्रह मैंने करके यहाँ दिखाया है आपको। मति प्रमाणे, हर साल, प्रत्येक साली, गावोगाव, इसका विग्रह प्रत्येक गावी, आमरण, इसका विग्रह मरणापर्यंत,
यथाशक्ति इसका विग्रह शक्ति प्रमाणे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमने ये भिन्न भिन्नतीची शाळा इसका स्वाध्याय और भाषाभ्यास देख लिया है, और अगले वीडियो में हम देखेंगे अगला पाठ, और पाठ का नाम है रंगलेला सामना। थैंक यू।